नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हिंदी का प्रश्न पत्र। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने अपने बच्चों के लिए हिंदी के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किया है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाला है हिंदी का, तो ये क्वेश्चन पेपर आप जरूर करके जाना। इससे आपको एक पैटर्न का पता लग जाएगा। ये मेरे लिए पेपर नंबर 2 है, क्योंकि पेपर 1 में ऑलरेडी करा चुका हूँ। याद कीजिए, मैंने आपको सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर कराया था हिंदी का, और ये पेपर नंबर 2 होगा हमारा, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हिंदी का पेपर हम करने वाले हैं। ये सामान्य निर्देश है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाद में आप आराम से इसको पढ़ लेना। नाउ, सबसे पहला खंड क की बात करें तो हमारी स्टार्टिंग होगी अपठित गद्यांश से। तो यहां पर आपको अपठित गद्यांश के 5 एमसीक्यू मिलेंगे और पांचों के हम आंसर करने वाले हैं। नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प का चुनकर लिखिए। मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर, मौसम में बदलाव होने के कारण या भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। यानी प्रदूषण ही मेन कारण है सारी बीमारियों का। इस पैराग्राफ में कहने का मतलब यह है। यह समस्या विश्वव्यापी है। प्रदूषण की समस्या पूरे वर्ल्ड में है। काल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे कारखाने बंद कर दिए जाएं या सभी वाहनों को रोक दिया जाए और हम पुनः पाषाण काल में लौट जाएं और विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख दें। मतलब कहने का मतलब, प्रदूषण पर हम कंट्रोल तो करना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी कारखाने बंद कर दिए जाए, गाड़ियों पर रोक लगा दी जाए और हम पाषाण काल में चले जाए जब कोई ना गाड़ी थी ना कारखाने थे। तो विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख के ऐसा हम नहीं कर सकते। समस्या का हल विकास को रोकने में नहीं, बल्कि युक्ति संगत उपाय खोजने में। यानी में कुछ उपाय चाहिए, कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए ताकि हम इन कामों को भी कर सकें और पोल्यूशन भी ना हो। प्रकृति से तालमेल बनाकर धरा को हरा भरा रखें, प्रकृति के भंडार का समुचित उपयोग करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण हमारा पालनकर्ता और जीवनहार है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे सहायक हैं। पार्क बगीचे शहर के हृदय स्वरूप हैं। प्रदूषण रोकने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। गंदगी ना फैलाएं, जहां गंदगी हो वहां साफ सफाई करें। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अनभिज्ञ लोगों को जागरूक करें। हमारे सामूहिक प्रयास से ही समस्या सुलझ सकती है। अल्टीमेटली पूरे पैराग्राफ का एक हमारे पर्यावरण से, जो प्रकृति से संबंधित पैराग्राफ था, वो दिया था प्रदूषण के बारे में। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा। पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों की चिंता का कारण क्या है? प्रदूषण, मौसम में बदलाव, भीषण बीमारियों का फैलना या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। डी आंसर आएगा। प्रदूषण, मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों का फैलना, ये सभी वैज्ञानिकों की चिंता का कारण है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? यानी प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है? बढ़ते वाहनों की संख्या कारण, बढ़ते जो कारखाने उसके कारण, पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई के कारण या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर तो कोई भी बता सकता है कि ये सभी सही रीजन है। तो डी आंसर आएगा। भाई, प्रदूषण क्यों बढ़ रहे हैं? वाहन की संख्या बढ़ती जा रही है, कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रदूषण को कम करने या रोकने में हम क्या सहयोग दे सकते हैं? हम चाहते हैं प्रदूषण को रोकना, तो हम क्या सहयोग दे सकते हैं? सभी वाहनों को रोक दिया जाए, तो सभी वाहनों को रोकोगे तो ऑफिस कैसे जाओगे? अधिक का अधिक वृक्ष लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। सही बात है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कारखाने बंद कर दी जाए, गलत हो गया। विज्ञान की प्रगति को नकार दें, ये भी गलत है। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तो सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सामूहिक प्रयास का क्या आशय है? सामूहिक प्रयास का मतलब होता है पूरा समूह, पूरा समाज मिलकर काम करे। एक समूह का प्रयास, कुछ समूहों का प्रयास या सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास, यानी सभी लोग मिलकर प्रयास करें, इसको सामूहिक प्रयास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अनभिज्ञ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द बताने हैं। एक तो आपको उपसर्ग की पहचान करनी है और मूल शब्द की पहचान करनी है अनभिज्ञ शब्द में।
तो अनभिज्ञ शब्द में देखिए उपसर्ग तो आपका अन हो जाएगा और विज्ञ जो है वो आपका मूल शब्द हो जाएगा, तो अनभिज्ञ। तो ये आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो आपको बी पे टिक करना है। तो इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके ऑप्शन में अथवा सेकंड पैराग्राफ भी है, तो मैं आपको ये भी करा देता हूं। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख से वह अनुभव करता है, वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि के सहन करने की ताकत आती है, उन सब से उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह धन त्याग का साहस है। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है, तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह, आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। जो उत्साह होता है वो आनंद और साहस का मिला जुला रूप होता है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म हो, चाहे कर्म के फल पर, चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चा वीर ही कर सकता है, क्योंकि उसमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद को अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा, उसमें कार्य करने की प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति में आलस्य होगा, उसमें कार्य करने के प्रति उत्साह, कई आप में से कई बच्चे उनके बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा, उसमें कार्य करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। यही कारण है कि एक विद्यार्थी को सदैव उत्साही होना चाहिए, क्योंकि उत्साही होने पर वह अपने उपेक्षित दायित्व का दृढ़ निश्चय से निर्वहन करेंगे, और जब दायित्व का निर्वाह करेंगे तो सफलता उनके कदम चूमेगी और उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। तो बच्चों देखो, एक सबसे पहला काम होता है पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप जितना अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ोगे, आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी ना। इसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सच्चा उत्साह होता है। सच्चा उत्साह क्या होता है? तो जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, बिल्कुल सही बात है। जो किसी कार्य का संकल्प लेता है, ये भी ठीक है। जो किसी का कष्ट को दूर कर सकता है, तो ये भी सच्चा उत्साह है। तो उपरोक्त सभी डी जो होगा हमारा आंसर होगा। सच्चा उत्साह में व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है, किसी कार्य का संकल्प भी लेता है वो, और किसी के कष्ट को दूर करने का प्रयास भी करता है। तो उपरोक्त सभी डी इसका आंसर आएगा। दान देने वाला व्यक्ति अपने भीतर रखता है, जो दान देने वाला व्यक्ति होता है वो अपने भीतर क्या रखता है? एक विशेष आनंद, बिल्कुल आनंद मिलती है तभी तो दान करते हैं। एक विशेष साहस रखता है दान करने का, एक विशेष निश्चय कि मैं दान करूंगा। तो उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों बातें ठीक हैं, तो इसका आंसर भी आपका डी आ जाएगा कि दान देने वाला व्यक्ति एक विशेष आनंद का अनुभव करता है, एक विशेष साहस भी रखता है, एक विशेष निश्चय भी रखता है, इसलिए डी इसका आंसर होगा। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव। जो कर्म भावना से उत्पन्न आनंद होता है, उसका अनुभव कौन करता है? सच्चे उत्साही, सच्चे कर्मठ, सच्चे वीर या सच्चे अनुभवी? तो आंसर आएगा सच्चे वीर। आया था ना अभी कि सच्चा वीर जो होता है वही कार्य का अनुभव करता है। इसमें देखिए ऊपर आपको मिल जाएगा, उत्साह न केंद्रित करता है, वह चाहे कर्म पर हो चाहे कर्म, ये भी क्वेश्चन था। इन्हीं के आधार पर कर्म करने का आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चा वीर, कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चा वीर ही कर सकता है। तो आंसर आएगा सच्चा वीर कि कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चा वीर ही कर सकता है। तो सी आंसर है। उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अभी बताया था, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस्य। इंसान जितना आलसी होगा, उसका उत्साह उतना कम होता जाता है। अब बताइए, आपका हिंदी का पेपर है, हम लोग आपके लाइव बैच ले रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आपके नंबर अच्छे हैं। अब कोई आलस्य से कर ही नहीं रहा, तो उसके अंदर उत्साह की बहुत ज्यादा कमी है।
तो आप सभी उत्साहित हो तभी तो लाइव बैच में हो कि हाँ जी हिंदी का पेपर है सर, प्रैक्टिस करा रहे हैं तो चलो हम लोग प्रैक्टिस करें, अच्छे नंबर आएंगे। तो उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो आलस्य होता है। एक विद्यार्थी को सदैव क्या होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, ये भी सही बात है भाई। एक जो सच्चा विद्यार्थी है उसको सदैव उत्साही भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी भी होना चाहिए, साहसी भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो एक विद्यार्थी को सदैव होना चाहिए उत्साही भी, दृढ़ निश्चयी भी और साहसी भी। तो उपरोक्त जो आएगा वो डी आएगा, डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। किन्हीं दो काव्यांश दिए गए, अब आपको दो कविता दी गई है, किसी एक काव्यांश को ध्यान पर पढ़ना है और उन पर आपको आंसर देना है। फिर से आपके 5 एमसीक्यू आएंगे और पहले हम कविता को बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि हम चीजों को समझ पाए, फिर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कर नहीं सकते हैं कभी मुंह से कभी कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते उसे सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसके करने में भला तुम क्यों हो लाचार। हो मत हो पर दीजिए कभी ना हिम्मत हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कितना बढ़िया बात कही है कि अगर कभी मत हो पर दीजिए कभी ना हिम्मत हार, कभी हिम्मत मत हारो, नहीं बने एक बार, अगर कोई काम एक बार नहीं बनता तो कीजिए 100 बार, उस काम को 100 बार करो। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह ना फुलाओ, ये मत कहो कि हम कर नहीं सकते, ये बोलकर अपना मुंह मत फुलाओ। ऐसी हल्की बात कभी भी मत लाओ, कभी ऐसी हल्की बात मत करना कभी भी कि हम ये कर नहीं सकते, कभी जी मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा करते हैं समझो प्यारे। जो लोग सुस्त होते हैं, जो निकम्मे होते हैं, जो पड़े रहते हैं आलस में, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बच्चों को इंडिकेट करने के लिए बोला गया है। सुस्त निकम्मे पड़े आलस के मारे, वही लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि वो कहते हैं हम कर नहीं सकते कोई काम, समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कि कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना, जो कभी जल में घुसता ही नहीं तैरना, उसको कैसे आवे तैरना। भाई जो जल में कभी घुसता ही नहीं तैरने, उसे कैसे आएगा तैरना। जो गिरने के हिचके, जो कब ऊपर उठने से पहले गिरना पड़ता है ना, तो जो गिरने से हिचके यानी गिरने से पहले ही दूर हो जाए, उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, जल में उतरो और तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। हम निश्चय ही हर काम कर सकते हैं, यह कहकर हमेशा खुशहाल रहो। तो कितना बढ़िया पैसेज था। कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो ना यार, मतलब हम कोई काम कर नहीं सकते कभी मुंह से मत बोलो। क्यों नहीं कर सकते सोचो यह एक बार, हम क्यों नहीं कर सकते एक बार सोचो। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो 5 जने काम कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, उसके करने में भला तुम क्यों लाचार। जो 5 लोग कर सकते हैं वो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम लाचार क्यों हो इतना। हो मत हो, चाहे काम हो या मत हो, पर दीजिए कभी ना हिम्मत हार। लेकिन बच्चों कभी हमें हिम्मत हारना नहीं चाहिए। नहीं बने एक बार, अगर कोई काम एक बार नहीं बने तो कीजिए 100 बार, से 100 बार करो। नहीं कर सकते कह के अपना मुंह मत फुलाओ, कभी मुंह मत फुलाओ ये कह के हम काम नहीं कर सकते, ऐसी हल्की बात कभी जी पर मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा करते हैं समझे प्यारे। जो लोग सुस्त होते हैं, निकम्मे होते हैं, पड़े रहते हैं आलस में, वही लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो ऐसा लोग वही कहते हैं। देखो उनके लक्षण, जो ऐसे लोग हैं उनके लक्षण पहचानो, जो ऐसा बकते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुछ कर नहीं सकते, तुम कैसे कह सकते हो कि हम कुछ कर नहीं सकते। जो जल में कभी उतरे ही नहीं, घुसे ही नहीं, उसको तैरना कौन सिखाएगा। जो गिरने से हिच सकते हैं उनको चलना कौन सिखाएगा। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय ही कर सकते हैं क्या कर सदा रहो खुशहाल। कितना बढ़िया पैसेज था, कितना बेहतरीन पैसेज था। कभी एक बार यह सोचने को कहते हैं, क्या सोचने को कहते हैं सर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कि आपको कभी क्या सोचने को कहते हैं। पढ़िए बच्चों। पहला, क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों करूं, ये तो गलत हो गया। मैं नहीं कर सकता, ये तो उल्टा ही बोल गया। कोई और करे, लो जी गलत। क्या हो गया, क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, यही तो कभी सोचने को कहता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कभी क्या कहकर मुंह नहीं फुलाने को कहते हैं, कर सकता हूं, नहीं कर सकता, थोड़ा ही कर सकता हूं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं कवि ने क्या कहा था, क्या कहकर मुंह नहीं फुलाने को कहा था कि हम नहीं कर सकते। ये बोला था ना
कि हम नहीं कर सकते ये बोलकर मुंह मत फुलाओ। कर नहीं सकते यानी हम कर नहीं सकते कभी बोलकर मुंह मत फुलाओ। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल गया कि हम नहीं कर सकते ये बोलकर कभी मुंह नहीं फुलाना चाहिए। तो सी जो होगा उसका आंसर आ जाएगा। आगे आपके पास 13 क्वेश्चन आ गया। जल में नहीं घुसने वाले क्या नहीं सीख सकते? तैरना नहीं सीख सकते। जो जल में नहीं घुसेंगे वो क्या नहीं सीख सकते? वो तैरना कभी सीखेंगे नहीं। तो बी आंसर आएगा। मुझसे नहीं होगा ऐसी सोच वाले को क्या कहलाते हैं? लोग वाले उनको क्या बोलते हैं जो बोलते हैं मुझसे नहीं होगा? कोई काम बोला कि हिंदी पढ़ लो, मुझसे नहीं होगा। इंग्लिश पढ़ लो, मुझसे नहीं होगा। मैथ पढ़ लो, मुझसे नहीं होगा। एसएसटी पढ़ लो, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसी सोच वाले को क्या कहलाते हैं? कंजूस, कर्मठ, निकम्मे या वीर। तो आप क्या बोलोगे? आपने ऊपर पैसेज पढ़ा था, ऐसे को निकम्मा कहते हैं। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। खुशहाल होने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम खुशहाल होना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए? निश्चय कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उपरोक्त सभी। तो निश्चय कर सकते हैं। खुशहाल होने के लिए क्या कहना चाहिए? क्या कहोगे खुशहाल होने के लिए? तो हम हमेशा कहना चाहिए कि यस, निश्चय कर सकते हैं, हम ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। देखो लास्ट पैसेज में था निश्चय कर सकते हैं। देखिए ये रहा, निश्चय कर सकते हैं, कहकर सदा रहो खुशहाल। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि खुशहाल होने के लिए क्या कहना चाहिए? तो हम निश्चय ही कर सकते हैं, ये कहना चाहिए। तो ए इसका आंसर होगा। अगला पैसेज फिर से आपको एक कविता दी हुई है, तो चलिए पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। मेघ उन पर है, मेघ मतलब मेघ या बारिश आप बोल सकते हो, मेघ मेघ उन पर बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं है वही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वनस प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों के गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देती कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये आपको एक कविता के रूप में दिया हुआ, दोबारा एक बार समझ लो। थोड़ा बहुत आपको जितना भी समझ में आएगा उतना समझ लो, उसके बाद हम इसका आंसर कर सकते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। बात पता किसकी हो रही है? माता पिता की। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता है। माता पिता सभी बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। मेघ उन पर बरसता एक सा, माता पिता का प्यार उन पर एक सा बरसता है। एक ही उन पर हवाएं हैं, एक जैसा उनको परवरिश की जाती है। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से नहीं होते। लेकिन सारे बच्चे, अब आपके घर में दो भाई बहन हैं लेकिन सबका नेचर अलग है, तो वही पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से नहीं होते। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, यानी माता पिता अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर देते अपने बच्चों पर। फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देती कली का जी खिला। यानी अपने बच्चों के लिए सब कुछ माता पिता त्याग देते हैं। है खटकता एक सबकी आंखों में, लेकिन जब वही माता पिता या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उनकी आंखों में खटकने लगते हैं। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो कितना बढ़िया पैसेज था, माता पिता से जुड़ा हुआ। नाउ अब यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। पेन ले लेता हूं एक मिनट। कांटा किसका प्रतीक है? कांटा किसका प्रतीक है? साधु का, दुर्जन का, सज्जन का, या इनमें से कोई नहीं? सीधा कांटा कब यूज होता है?
दुश्मनों के लिए यूज होता है ना, तो दुर्जन का, यानी सी जो है इसका आंसर आएगा। कांटा प्रतीक है दुर्जन का। अच्छा, फूल किसका प्रतीक होता है? सज्जन का, दयालु का, दुर्जन का, या कोई नहीं? तो सज्जन का। फूल किसका प्रतीक होता है? तो सज्जन का। तो ए इसका आंसर आएगा। भंवर को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है? भंवर को, जो भंवर होते हैं उनको अनूठा रस कौन पिलाता है? फूल, कांटा, पेड़ या टहनी? तो आंसर है फूल। फूल ही तो अपना रस देता है भंवर को। भंवर जो कीड़े होते हैं, तो भंवर को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है? तो फूल। तो ए इसका आंसर होगा। तितलियों का पर कौन कतरता है? मकड़ी, फूल, कांटा या छिपकली? तो आंसर आएगा कांटा। कांटा जो है वो तितलियों का पर कतरता है। तो बी इसका आंसर आएगा, कांटा। नाउ इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको चुनना है। फूल और टहनी। टहनी की बात तो नहीं हो रही, हाँ फूल की बात जरूर हो रही। फूल और पत्ते, फूल की बात हो रही, पत्ते की बात नहीं हो रही। फूल और टहनी, फूल की बात तो हो रही है लेकिन टहनी की बात तो नहीं हो रही। फूल और कांटे, हाँ ये आंसर आएगा। इसमें फूल की भी बात हुई थी और कांटे की बात हुई थी। तो डी इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ अब आपका आ गया व्याकरण। तो व्याकरण स्टार्ट करते हैं। व्याकरण देखते हैं क्या पूछा गया है। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताने हैं कि दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। तो यहां पर ना तो और का इस्तेमाल हुआ, ना जो सो, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं सरल वाक्य। सिंपल वाक्य ना, कि दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। ना तो और का इस्तेमाल हुआ, ना जो सो, कुछ एक्स्ट्रा यूज ही नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं सरल वाक्य। तो ए जो होगा इसका आपका आंसर होगा। यदि अकाल पड़ेगा, यदि, ध्यान दीजिए, यदि, तो याद कीजिए, यदि अकाल पड़ेगा तो जनधन की हानि होगी। तो मैंने आपको कई बार कहा है, कभी भी यदि तो ये शब्द ऐड हो जाएं तो याद कीजिए, ऑप्शन देखिए आपको याद आ जाएगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या साधारण वाक्य? तो आंसर आएगा मिश्र वाक्य। कभी भी बच्चों का यदि तो, यदि तो, यदि कदी, ये सब वर्ड यूज होते हैं ना, तो हमेशा वो मिश्र वाक्य होता है। तो सी आंसर होगा। चांद आया और चांदनी छा गई और आ गया। देखिए, और अभी मैंने पिछले पेपर में भी आपको बताया था, सर अच्छे पेपर कीजिए, आपके सारी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चांद आया और चांदनी छा गई, तो और कब आता है? संयुक्त वाक्य में। तो आपका जो बी है ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ 24 पे आते हैं। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। सर आपको मिश्र वाक्य में इसको बदलना है, ठीक है? तो मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, ये तो सरल वाक्य ही है। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। उसके, देखिए इसके आ गया, यही तो मिश्र वाक्य की पहचान है। जो उसके, इसके ये वर्ड आते हैं तो ये सब मिश्र वाक्य की पहचान होती है। तो चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, तो ये जो उसके है ये पहचान होती है मिश्र वाक्य का। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है। नाउ 25, वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है जो भाषण कर रहा है। वह मेरा मित्र है जो भाषण कर रहा है। रेखांकित उपवाक्य का भेद आपको लिखना है। ये कौन सा उपवाक्य है? ये संज्ञा उपवाक्य है, या फिर ये आपसे पूछा है विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या सामासिक उपवाक्य है? तो वह मेरा मित्र, वह मेरा मित्र, मित्र मतलब वह मेरा मित्र। वह के लिए क्या आता है? संज्ञा। तो ये संज्ञा उपवाक्य है। वह मेरा मित्र है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। तो वह यानी संज्ञा। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में बात हुई तो संज्ञा उपवाक्य होता है। तो ए जो इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा 4th पार्ट पे आते हैं। निर्देश अनुसार किसी 4 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखने हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा पर जोर दिया। इस वाक्य का वाच्य बताना है कि कौन सा वाच्य है ये, ठीक है? भगवान महावीर ने अहिंसा पर जोर दिया। ये कर्म वाच्य है, ये भाव वाच्य है, या कृत वाच्य है,
या करणवाच्य है? तो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? कृतवाच्य, क्योंकि करने के लिए बोला है। भगवान महावीर ने अहिंसा पर जोर दिया, तो अहिंसा पर जोर दिया तो कृत की बात हो रही है। तो अहिंसा जो है, अहिंसा पर जोर दिया, तो ये कृत की बात हो रही है इसमें, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। कर्म की तो बात हुई नहीं, भावना कोई है नहीं, करण कोई है नहीं, तो यह कृतवाच्य आएगा। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य आपको बताना है। तो इसमें भावनाएं उत्पन्न हो रही है ना, मुझसे, ओहो मैं बहुत थक गया, मैं बहुत देर से दौड़ रहा हूं, मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा, या मेरी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तो इसे बोलेंगे भाववाच्य। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो मेरी भावनाएं है ये, मेरी फीलिंग्स है ये, भाववाच्य आएगा इसके अंदर, तो बी आपको आंसर आ जाएगा। नाउ शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, देखिए द्वारा, कहीं भी द्वारा आता है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बोलता हूं, कभी भी द्वारा आ जाए कर्मवाच्य होता है, तो कर्मवाच्य, ये आपका आंसर आ जाएगा। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो कर्मवाच्य आ जाएगा आपका आंसर। आगे, वे यह दृश्य नहीं देख सकते, इस वाक्य में कर्मवाच्य में बदलकर लिखना, आपको कर्मवाच्य में बदलना है। अच्छा, कर्मवाच्य में बदलना है, ध्यान से देखना, कर्मवाच्य में इसको चेंज करना है। पहला, यह दृश्य वे नहीं देख सकते, ये तो सिंपल स्टेटमेंट हो गया। यह दृश्य उनसे देखा नहीं जाएगा, ये भी क्योंकि उनसे आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। वे यह दृश्य नहीं देख सकते, तो ये तो सिंपल स्टेटमेंट हो गया, वे यह दृश्य नहीं देख सकते, ये भी गलत हो गया। उनसे यह दृश्य नहीं देखा जाता, तो उनसे का मतलब क्या है? उनके द्वारा। यहां उनसे का मतलब है उनके द्वारा, उनके द्वारा यह दृश्य नहीं, उनके द्वारा यह दृश्य देखा नहीं जाता, तो यहां पर उनके द्वारा यानी कर्मवाच्य की बात हो रही है, इसलिए आपका डी जो है वो करेक्ट है, तो आपको डी पे टिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। रोगी रात भर सोया नहीं गया, रोगी से रात भर सोया नहीं गया, से रोगी से रात भर सोया नहीं गया, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलना है। आपको रोगी से रात भर सोया नहीं गया, इसको कृतवाच्य में कन्वर्ट करना है। तो कृतवाच्य में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पहले इसको से को हटा दो, तो रोगी रात भर नहीं सो सका, है ना, ऐसे कुछ आएगा ना, रोगी रात भर सो नहीं सका, लो जी पहले ही आ गया। रोगी रात भर, से को हटा दो, अगर आपको कृतवाच्य में बदलना है तो से को हटा दो, तो रोगी रात भर नहीं सो सका, तो रोगी रात भर सो नहीं सका, सही तो लिखा हुआ है। रात भर रोगी से आ गया, गलत हो गया। रोगी से, ये भी गलत हो गया। रोगी द्वारा, ये भी गलत हो गया। तो कृतवाच्य में ये सब हट जाएगा, से द्वारा, तो रोगी रात भर सो नहीं सका, तो ए जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, श्याम विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय। तो आपको श्याम के बारे में पता करना है। तो श्याम एक संज्ञा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, संज्ञा है। संज्ञा देखिए चारों में है। श्याम एक व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक ये गलत हो गया, देखिए जातिवाचक, ये से तो हटा दो। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। श्याम एक वचन है, तो एक वचन, ये तो ऑलरेडी गलत है। एक वचन, एक वचन, अब भी ठीक है। श्याम एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। और श्याम क्या है? कर्ता, क्योंकि वो खुद विद्यालय जा रहा है। श्याम विद्यालय जा रहा है, तो ये खुद कर्ता है, तो कर्ता, कर्म कारक, कर्ता कारक। मुझे लगता है ये दोनों ऑप्शन आपको सेम दे दिया। संज्ञा संज्ञा, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक, एक वचन एक वचन, पुल्लिंग पुल्लिंग, कर्ता कारक कर्ता कारक। जी हाँ, ये गा और घा गलती से आपको सेम दे दिया, तो आप ए भी लगा सकते हो और आप डी भी लगा सकते हो, ठीक है। नाउ 32 पे आते हैं। हम लोग, तो हम लोग की बात हो रही है, और हम लोग होता है सर्वनाम के अंदर। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताना है। तो हम लोग क्या है? हम लोग सर्वनाम है। सर्वनाम सर्वनाम सर्वनाम, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, इसको पहले हटा दो। अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये पुरुषवाचक होता है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो ये पुरुषवाचक होता है। तो अन्य पुरुष, ये गलत हो गया, ये आपका अन्य पुरुष, ये आपका गलत हो गया। गुणवाचक भी आपका गलत हो गया। पुरुषवाचक मिल गया आपको, पुरुषवाचक होता है ये, तो पुरुष, अच्छा पुरुषवाचक यहाँ पे आगे पीछे दे दिया बच्चों। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, अभी आपके 2 गलत हो चुके हैं, ठीक है। गुणवाचक नहीं है, गुणवाचक नहीं है, देखो ना आगे पीछे देना, पुरुषवाचक यहाँ भी था, पुरुषवाचक यहाँ भी था।
तो ठीक है, ये दोनों अभी, ये दोनों तो अभी तक ठीक चल रहे हैं, ये गलत हो गया, दो आपके गलत हो चुके हैं। तो चलिए दोबारा देखते हैं। हम लोग सर्वनाम है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो है वो अन्य पुरुष की बात हो रही है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अन्य पुरुष की बात हो रही है। उत्तम पुरुष बहुवचन, ये तो गलत है। तो अन्य पुरुष की बात हो रही है, ठीक है। और हम लोग है तो बहुवचन भी है, सही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। और काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करता है, हम लोग ही करते हैं, तो का जो है बेस्ट है। तो ए पे आपका आंसर आएगा। सर्वनाम, हम लोग में सर्वनाम भी है, अन्य पुरुष भी है, पुरुषवाचक भी है, ये बहुवचन भी है क्योंकि हम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पुल्लिंग है, और हम लोग करता भी है क्योंकि हम लोग ही पढ़ाई कर रहे थे। तो ए जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, फिर आपको पद का परिचय देना है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसके लिए देखिए, खेल, खेल क्या है? क्रिया है, तो क्रिया यहां भी है, क्रिया यहां भी है, और देख लेते ऑप्शन, क्रिया यहां भी है, क्रिया यहां भी है, तो चारों अब तक ठीक है। उसके बाद खेलना एक सकर्मक है, एक सकर्मक क्रिया, आपको पता होगा क्रिया के बारे में, खेलना एक सकर्मक क्रिया है, तो ये गलत हो गया। देखिए सकर्मक, ये ठीक है अभी तक, ये ठीक है अब तक। सकर्मक ये भी ठीक है, ये गलत हो गया। तो बचे तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो आप बी पे लगाओगे या सी पे लगाओगे। आगे पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या था? बच्चे, बच्चे मतलब बच्चे खेल लेते, यही था ना, बच्चे खेल लेते, तो बहुत सारे बच्चे हो गए, तो बहुवचन होगा, तो ये भी बहुवचन। और अगला क्या है? एक वचन, ये गलत हो गया। देखिए बहुवचन, मिल गया आपको आंसर। और बाकी आप करना चाहो तो आप कर लो, लेकिन ये आपका सही मैच कर रहा है। खेलना, खेलना एक क्रिया है, सकर्मक है क्योंकि खेल रहे हैं, बहुवचन है, बच्चे हैं बहुत सारे, तो बी जो है वो आपका बेस्ट मैच कर रहा है। तो 33 का जो आपका आंसर लगाओगे वो बी पे लगाओगे। नाउ 34 पे आते हैं। मैं गेंद से खेलता हूं, लिखा पद परिचय, फिर से पद परिचय आपको देनी है। मैं गेंद से खेलता हूं, इसका पद परिचय आपको देना है। तो मैं कौन है? मैं है संज्ञा। मैं कौन है बच्चों? मैं है संज्ञा, संज्ञा 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 संज्ञा। मैं संज्ञा में आता ना, तो गेंद भी ले लो, गेंद भी चाहिए, गेंद लोगे तो भी ठीक है, संज्ञा ही आएगा। उसके बाद गेंद जो है एक जातिवाचक है, गेंद जो है वो एक जातिवाचक शब्द है। मैं गेंद से खेलता हूं, तो जातिवाचक जातिवाचक जातिवाचक, ये गलत हो गया, ठीक है। मैं अकेले की बात हो रही है, तो एक वचन एक वचन एक वचन, इसे तो आप पहले हटा सकते हो। उसके बाद मैं की बात होती है, मैं खेलता हूं, खेलता हूं, तो पुल्लिंग पुल्लिंग, ठीक है। मैं खेलता हूं, पुल्लिंग पुल्लिंग। उसके बाद स्त्रीलिंग, एक मिनट रुक जाना, मैं गेंद से खेलता हूं, वाक्य में, अच्छा गेंद, मैं गेंद के बारे में बात हो रही है, तो गेंद जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा, गेंद जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो मेरे हिसाब से सी आना चाहिए। सी आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए, और करण कारक भी है इसमें, करण कारक भी है, तो सी आपका आंसर होना चाहिए। बेस्ट जो है वो सी होगा इसका, ठीक है। मैं गेंद से खेलता हूं, ये तो पता है, संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, ये तीनों तो परफेक्ट है। और गेंद जो है स्त्रीलिंग में आता है, और खेलता हूं तो करण कारक भी है, तो सी जो है वो बेस्ट है, तो आप सी पर। और अच्छा ये दोनों क्यों नहीं, क्योंकि कर्म नहीं है इसमें, और संप्रदान कारक भी नहीं है, करण कारक की बात हो रही है। आपने कारक पढ़ा हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ना गेंद से, गेंद से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक है ना गेंद से, तो करण कारक है। तो बाकी अगर मैं कंफ्यूज होता भी हूं, एक मिनट के लिए सुनना, अगर मैं एक मिनट कंफ्यूज हो भी जाता हूं कि भाई पुल्लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो कंफर्म है ना, करण कारक तो नहीं है, ये संप्रदान कारक भी नहीं है, हाँ करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए करण से आ रहा है यहां पर, तो करण कारक का एग्जांपल है, इसलिए सी को मैं बेस्ट बोलूंगा और सी आंसर होगा। नाउ 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वाणी की मिठास प्रशंसनीय है, वाक्य में फिर वही पद परिचय आपको बतानी है कि वाणी की मिठास जो है वो प्रशंसनीय, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, कहने का मतलब ये है। तो वाणी क्या है? ये जो मिठास है, ये मिठास क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो वह तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई वाणी की मिठास प्रशंसनीय है। तो मिठास यहाँ पर संज्ञा, किसी की मिठास खासकर किसी की वाणी के बारे में बात की गई है, तो ये संज्ञा को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ही ऑप्शन है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बी जो होगा उसका बेस्ट आंसर होगा। आगे, शोक किस रस का स्थायी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। शोक, शोक किस रस का स्थायी भाव है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। शोक कहां स्पंद करते हैं? तो करुण रस में, हास्य रस में, वीर रस में, रौद्र, करुण रस में तो होता है शौक, हास्य में तो वो हंसी मजाक होता है, वीर रस में वीरता की बात होती है, रौद्र रस में गुस्से की बात होती है, तो करुण रस में होती है शौक की बात। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत
किस रस का अस्थाई भाव होता है? निर्वेद का या घृणा का, क्रोध का, भय का? तो आंसर आएगा निर्वेद। ये आंसर आएगा। शांत जो होता है वो निर्वेद का अस्थाई भाव होता है। रसराज कहा जाता है, रसराज किसको कहा जाता है? रस का राजा या रसराज किसको कहा जाता है? करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को या हास्य रस को? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। याद रखोगे, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज। तो बी जो होगा उसका आंसर आ जाएगा। हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। मैं आपसे कह रहा, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए, यानी भारत की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। तो गुस्सा आ रहा होगा तभी तो मैं बोलूंगा ना, भारत की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, तो मुझे गुस्सा आ रहा होगा तभी तो मैं ऐसा बोलूंगा। तो आपके पास ऑप्शन है आपके पास, या ये भी हो सकता है कि भाई दुर्दशा देखी नहीं जा रही है तो मैं दुखी भी हो सकता हूं। यहाँ पर हा हा भारत की दुर्दशा देखी नहीं ना जाए, तो या तो मुझे गुस्सा आ रहा होगा कि भारत की दुर्दशा मुझे दिखी नहीं जा रही है, या मैं ये भी हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, बहुत ज्यादा दुखी हो सकता हूं कि भाई भारत की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही भाई। तो आप ऑप्शन देखिए। अब गुस्से में तो रौद्र रस तो यहाँ पर है नहीं, तो करुण रस है। करुण रस में हम दुख की बात करते हैं, तो दुर्दशा यानी दुख की बात हो रही है, तो ए जो होगा। देखिए रौद्र रस होता तो थोड़ा कंफ्यूज होता मैं, बट यहाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाए, भारत की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है तो मैं दुखी हूं, तो इसलिए ए जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। अब देखो, हे रे नृप बालक, मैं गुस्से में डांट रहा हूं, मैं बालक को डांट रहा हूं, बच्चे को डांट रहा हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल, बोली तुमसे नहीं समझ रही, काल बस। तो रे नृप बालक यानी मैं गुस्से में बोल रहा हूं, और गुस्से में क्या होता है? रौद्र रस। ए जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पठित गद्यांश, ये आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आ गए। तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं आपसे बुक से, देखते हैं इसमें 5 एमसीक्यू होंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं। वैसे आपने पढ़ रखा होगा गद्यांश वगैरह, तो जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन भी लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, यानी किसकी बात हो रही है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आपने सुना होगा, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जो नेताजी की मूर्ति बनी थी उसके ऊपर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, यानी जो पत्थर से मूर्ति बनाया गया था और उसके ऊपर एक रियल का चश्मा पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वाह, यानी मूर्ति जो थी वो पत्थर की थी और चश्मा उस पर रियल लगा हुआ था। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूर्ति की ऊंचाई, जल्दी बताओ मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? मूर्ति की ऊंचाई देखो यहाँ पे थी ना, यहाँ पे आया था 2 फुट, ये आया था ना 2 फुट, ये रहा मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट आया था आंसर। तो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, तो 2 फुट बी आपका आंसर आ गया। मूर्ति नेताजी की थी। नेताजी कहां से? मैंने आपको पहले बता दिया। नेताजी कौन है यहाँ पर? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या भीमराव अंबेडकर? आंसर सुभाष चंद्र बोस को ही हम लोग नेताजी कहते हैं, तो सी का आंसर आ जाएगा। हलदार साहब को मूर्ति के लिए कौन सी बात खटकती थी? याद कीजिए कौन सी बात खटकती थी? मूर्ति पर चश्मा नहीं होना, मूर्ति पर तो चश्मा था। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, यही तो था। मूर्ति तो चश्मे की थी लेकिन चश्मा जो था वो रियल था, यही था ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा होना, मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा तो नहीं था, मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं होना। एक बार पढ़ लेते हैं कि ये और इनमें से कोई ऑप्शन है, कौन सी बात खटकती थी, एक बार देख लेते हैं। फौजी वर्दी,
ये चलो एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार, अच्छा है बच्चों, ये बात खटकती थी कि जब हलदार साहब पहली बार गुजरे थे ना कस्बे से, तो चौराहे पर पान खाते रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उन्होंने देखा कि भाई उन पे चश्मा नहीं है, तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो इसका आंसर होगा मूर्ति तो पत्थर की थी लेकिन चश्मा जो था वो रियल थी। तो ये बात उनकी खटकती थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर की है उसमें डी दे रखा है, उसमें आंसर में डी दे रखा है, बट अगर आप देखो पैराग्राफ को तो बी जो है वो बेस्ट है, तो बी आपको आंसर लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी सब आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर है, केवल इस पे मैं आपको कहूंगा कि मेरे लिए बेस्ट बी है। अब तक जितने भी मैंने आपको कराया सब आंसर की के, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने आंसर की जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर है, तो कोई आंसर आप गलत नहीं कह सकते एक को भी। बस इसमें आंसर की में डी दिया हुआ है, लेकिन मैं बी को प्रेफर करूंगा, ज्यादा बेहतर। 44, मूर्ति को देखते ही हलदार साहब को क्या याद आने लगा था? स्वाधीनता संग्राम के दिन, दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, यही तो याद आया था कि दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, ये आया था ना याद, ऊपर था, ये देखो ना, याद आया था यहाँ पर शुरू में ही था। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, ये रहा, फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तो मुझे खून दो वगैरह याद करने लगे थे। आ गया नहीं आंसर? तो दिल्ली चलो तो मुझे खून दो आदि याद आने लगा था। अब आओ 45 पे, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, इस पर हलदार साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? परेशान थे, उदास थे, अचंभित थे, या इनमें से कोई नहीं? तो अचंभित थे, सीधी सी बात है, आश्चर्य थे। वो आश्चर्य से भरे हुए थे ना कि मूर्ति तो रियल है लेकिन मूर्ति तो वो पत्थर की बनी हुई है लेकिन चश्मा रियल है, तो अचंभित थे। तो सी आपका आंसर आएगा। आगे, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किससे करवाया? जो बाल गोविंद भगत थे, उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किससे करवाया था? चैप्टर से आपसे लिया गया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इनकी पूरी कहानी। बहू से, बेटी से, मित्र से और पड़ोसी से, तो पूरी कहानी बहू के ऊपर थी। तो ए जो है उसका बेस्ट ऑप्शन है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार बहू से करवाया था। बाल गोविंद भगत स्वभाव से थे, कैसे स्वभाव थे उनका? साधु थे, गृहस्थ थे, मजदूर थे, जमींदार थे? तो उनका साधु स्वभाव था। ए जो है वो बेस्ट आंसर, सज्जन पुरुष थे, तो ए जो है वो बेस्ट है। फिर से आपको देखिए, आपको एक कविता दे पद्यांश दिया हुआ है और फिर आपको विकल्प चुनना है। 5 क्वेश्चन आपके पास है, चलिए पढ़ लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, अच्छा ये वाला पैसेज आपको उसमें भी था, जो आपका सीबीएसई वाला कराया था ना मैंने, जो आपका सीबीएसई वाला सैंपल पेपर कराया था उसमें भी था, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के सैंपल पेपर में भी है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के उदास तुम्हारा। अब हुआ क्या कि जब राम जी ने, जब स्वयंवर चल रहा था सीता माता का, तो राम जी ने जब धनुष को तोड़ दिया, तो उस समय परशुराम जी बहुत गुस्से में आए और उन्होंने कहा भाई किसने धनुष तोड़ा, मुझे नाम बताओ। तो राम जी ने रिप्लाई करा, होई क्यों दास तुम्हारा, कि कोई तुम्हारा ही दास होगा जिसने इतना बड़ा काम किया है, तो कोई आपका ही दास हो सकता है प्रभु। आप इतने बलवान हो तो कोई आपके जैसा दास होगा आपका, कोई जो इतना बलवान है जो ऐसा काम कर सकता है। आयेसु का कहीं किन मोही, सुनी रियाय बोले मुनि को ही। तो उन्होंने, मुनि ने पूछा भाई कौन है वो बताओ मुझे। सेवकू सोजू करे सेवकाई, तो अब परशुराम जी कहते हैं सेवकू का काम होता है सेवकाई करना, यानी जो सेवक होता है उसका काम सेवा करना होता है। अरी करनी करी करी लड़ाई, और जो धनुष को उठाता है वो लड़ाई करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो परशुराम जी गुस्से में आए थे, आपने कहानी भी देखी होगी। तो वो राम जी से पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ इस पूरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसने धनुष तोड़ा है? तो राम जी कहते हैं कि भाई कोई सेवक ही होगा, कोई दास होगा तुम्हारा जिसने ऐसा काम करा होगा। तो इस पर जो दूसरे हमारे परशुराम जी है वो बोलते हैं कि सेवक का काम तो सेवा करना है, लेकिन जो धनुष को उठाए और धनुष को तोड़े वो तो लड़ाई करने के लिए होता है। सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा,
सुनो राम, हे राम तुम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस बाहु जैसा वो मेरा शत्रु है। सहस बाहु जो थे वो शत्रु थे परशुराम जी का। तो वो कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष शिव धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु जैसा मेरा दुश्मन है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जे ही सब राजा। तो कहां बिल में चुके हो, बाहर आ जाओ तो पूरे समाज के सामने, नहीं तो नाता मारे जे ही सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। मतलब ऐसा कुछ है इसके अंदर कि राम जी और परशुराम जी की यह वार्ता है जब शिव धनुष तोड़ा गया था। तो सहस्त्र बाहु किनका दुश्मन था, राम का, परशुराम का, लक्ष्मण का, विश्वामित्र का। तो परशुराम के दुश्मन थे, उन्होंने बोला था ना ये रहा सहस्त्र बाहु, तो परशुराम जी के दुश्मन थे बच्चों। बी आंसर आएगा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, इसकी किसकी उक्ति है, ये किन्होंने बोला था, तो परशुराम जी ने बोला था ना। जो लास्ट वाले देखो ना, सो बिलगाओ बिहाय समाजा नाते मारे जेहू सब राजा, या तो मुझे बता दो सभी मिलकर, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। तो ये किसने बोला था, विश्वामित्र मुनि ने, वशिष्ठ ऋषि जी ने, परशुराम ऋषि जी ने, या भृगु ऋषि ने। तो परशुराम जी ने बोला था, सी आंसर है। शिव का धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया था, तो बच्चों बच्चों को पता है कि राम जी ने तोड़ा था शिव जी का धनुष, आप सबको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, नाउ शिव धनुष के टूटने पर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया थी। जब शिव धनुष टूट गया तो परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया थी, वो शांत थे, गलत, क्रोधित हो गए। लो जी, मिल गया आपको आंसर। बहुत ज्यादा क्रोधित तो हो गए थे, गुस्से में आ गए थे ना वो, कि भाई शिव धनुष को किसने तोड़ा। अगर आपने कहानी देखी होगी, घर में बात होती होगी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपको कविता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अरि शब्द का अर्थ है, अरि शब्द का क्या अर्थ है, तो अरि शब्द का अर्थ होता है शत्रु। अरि शब्द का अर्थ क्या होता है, शत्रु, दुश्मन। तो शत्रु जो ए है वो आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपका, अब आप दो प्रश्न है यहाँ पर, आपके बुक से लिए गए हैं दो प्रश्न, आपको आंसर देना है। हारिल की तुलना किससे की गई है, चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, हारिल की, जो हारिल है उसकी तुलना किससे की गई है, गोपियों से, लकड़ी से, उद्धव से, या फिर श्री कृष्ण से। तो आंसर आएगा गोपियों से। हारिल की तुलना गोपियों से की गई है, तो ए इसका आंसर आएगा। उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे, नंद का, कंस का, बलराम का, या कृष्ण का। तो सबको पता है कृष्ण का। जब जो किशन जी का संदेश लेकर गए थे उद्धव गोपियों को समझाने, आपने देखा होगा स्टोरी वगैरह। तो उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे, तो वो किशन जी का संदेश लेकर गए थे गोपियों के पास। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर बच्चों हमारा कंप्लीट होता है ये। और ये पेपर कोई ऐसा पेपर नहीं है कि मैंने उठाकर आपको दे दिया, ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया अपने बच्चों के लिए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पेपर करके जाएं जो बिल्कुल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो, बढ़िया पेपर होता है, स्टैंडर्ड पेपर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करके जाओ ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले पेपर में। जय हिंद, नमस्कार।